हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम लोग रसायन विज्ञान के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करेंगे जो किसी न किसी एग्ज़ाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं और आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो बच्चों, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, नायलॉन बनाई जाती है। ऑप्शन ए पॉलीएथिलीन से, ऑप्शन बी पॉलीप्रोपिलीन से, ऑप्शन सी पॉलीएमाइड से और ऑप्शन डी पॉलिएस्टर से। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी पॉलीएमाइड से। अब हम बात करें नायलॉन की, तो नायलॉन एक सिंथेटिक पॉलीमर है और इसे थर्मोप्लास्टिक के नाम से भी जाना जाता है। और नायलॉन का इस्तेमाल हम टूथब्रश और वस्तुओं के निर्माण में करते हैं। अब बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। खट्टे फलों में पाया जाता है। ऑप्शन ए लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन बी साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी ऑक्सैलिक अम्ल और ऑप्शन डी एसिटिक अम्ल। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी साइट्रिक अम्ल। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम साइट्रिक अम्ल की बात करें तो नींबू, आंवला, संतरा अर्थात जितने भी खट्टे फल हैं उनमें आपका साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। और विटामिन सी का ये बड़ा स्रोत होता है, अर्थात इसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। रेफ्रिजरेटर में शीतलक के रूप में प्रयुक्त गैस है। ऑप्शन ए हीलियम, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी फ्रियान 12 और ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी फ्रियान 12। अब यहाँ पर फ्रियान की बात करें तो फ्रियान की 2 कैटेगरी हैं, फ्रियान 11 और फ्रियान 12। तो यहाँ पर फ्रियान 12 का इस्तेमाल रेफ्रिजरेटर में शीतलन के लिए किया जाता है। और ओजोन परत को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाने वाली अगर बात गैस की जाएगी तो वो गैस फ्रियान 12 यानी कि CFC ही है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है। ऑप्शन ए H2O2 अर्थात हाइड्रोजन परऑक्साइड, ऑप्शन बी D2O अर्थात ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ऑप्शन सी O3 अर्थात ओजोन और ऑप्शन डी O2 अर्थात ऑक्सीजन। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जिसे भारी जल कहा जाता है। और भारी जल का ही इस्तेमाल नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के तौर पर किया जाता है और इसकी खोज यूरे नामक वैज्ञानिक ने की थी। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था। ऑप्शन ए चांदी, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी लोहा और ऑप्शन डी तांबा। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी तांबा, अर्थात मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयुक्त की जाने वाली धातु तांबा है और इसका प्रतीक क्या होता है Cu, ठीक, यानी कि कॉपर। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है। ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी तांबा और ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी चांदी। ठीक, तो चांदी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है और इसका जो सिंबल यानी कि प्रतीक होता है वो होता है Ag। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें दिया गया है कार्बोक्सिलिक अम्ल निम्न में से नहीं है। ऑप्शन ए फार्मिक अम्ल, ऑप्शन बी सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन डी टार्टेरिक अम्ल और ऑप्शन डी पिक्रिक अम्ल। ठीक, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी पिक्रिक अम्ल। तो पिक्रिक अम्ल में फिनालिक समूह जो आपका लगा हुआ है वो बाकी से भिन्न है। ठीक, बाकी में आपका कार्बोक्सिलिक समूह लगा हुआ है, लेकिन विटामिन डी में आपका फिनालिक समूह यानी कि हाइड्रोक्सिल समूह, जिसे हम सिंगल बॉन्ड OH से दर्शाते हैं, वो लगा हुआ है। और अगर हम पिक्रिक अम्ल की बात करें तो पिक्रिक अम्ल येलो कलर का होता है, क्रिस्टलीय होता है और गलनांक 122 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है और स्वाद में कड़वा होता है। और अगर देखा जाए तो ये प्रबल अम्ल की कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन डी पिक्रिक अम्ल। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्न में
कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी जिंक, ऑप्शन सी लेड और ऑप्शन डी सोना। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन आपका डी सोना, जिसका प्रतीक Au होता है। और सोना एक तरीके से निष्क्रिय धातु है या निष्क्रिय तत्व है जो इन्वायरमेंट में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि धातुएं मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं और संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। तो जो धातुएं मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं वो रासायनिक रूप से निष्क्रिय होती हैं, जैसे आपका सोना हो गया, चांदी हो गया, प्लैटिनम हो गया और कापर तो फिलहाल मुक्त अवस्था और संयुक्त अवस्था दोनों में पाई जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम सोना, चांदी, प्लैटिनम की बात करें तो ये रासायनिक रूप से निष्क्रिय होती हैं जो मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी सोना। और जो धातुएं रासायनिक रूप से सक्रिय होती हैं वो सदैव संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, जैसे आपका सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है। ये सभी धातुएं संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं क्योंकि ये हवा और प्रकाश के संपर्क में आने पर आसानी से रिएक्शन करने लगती हैं। इसी वजह से इनको संयुक्त अवस्था में ही देखा जा सकता है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी क्लोरीन और ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी Cl2 अर्थात क्लोरीन। यह वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। बाकी नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.38% पाई जाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्लोरीन। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि निम्न में से कौन सा कार्बनिक पदार्थ प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी फ्रक्टोज, ऑप्शन सी सुक्रोज और ऑप्शन डी सेलुलोज। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सेलुलोज। ये आपका प्रकृति में बहुतायत में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है। और सेलुलोज का जो सूत्र होता है वो होता है C6H10O5 का होल n, ठीक। ग्लूकोज का होता है C6H12O6, फ्रक्टोज का होता है सेम C6H12O6 और सुक्रोज का होता है C12H22O11। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी सेलुलोज, जिसका सूत्र होता है C6H10O5 का होल n, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस है? आर्गन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी नियान, ऑप्शन सी क्रिप्टॉन, ऑप्शन डी हीलियम। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर देखा जाएगा तो वो होगा आपका ऑप्शन ए आर्गन, ठीक है, AR, ठीक। तो AR अर्थात आर्गन एनवायरनमेंट में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है अगर हम अक्रिय गैसों की बात करेंगे तो, ठीक है। फिलहाल आर्गन AR इसका सिंबल होता है, नियान का Ne होता है, क्रिप्टॉन का Kr और हीलियम का He। फिलहाल सभी क्या है अक्रिय गैस हैं, लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा एनवायरनमेंट में अगर कोई अक्रिय गैस पाई जाती है तो वो आपका ऑप्शन ए आर्गन है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आते हैं। सीमेंट का मुख्य घटक होता है? ऑप्शन ए चूना पत्थर, ऑप्शन बी जिप्सम, ऑप्शन सी राख और ऑप्शन डी मिट्टी। तो यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर हो जाएगा चूना पत्थर, यानी कि CaCO3, जिसे हम खड़िया, चाक, मार्बल इत्यादि नामों से भी जानते हैं। और अगर हम सीमेंट की बात करें तो सीमेंट कैल्शियम के सिलिकेट और एल्यूमिनेटों का मिश्रण होता है, अर्थात इसमें कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिका, आयरन के ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड होते हैं, अर्थात इन्हीं से मिलकर सीमेंट बनी होती है। और जो सीमेंट जितना ज़्यादा क्रियाशील होती है उसमें चूना पत्थर की मात्रा उतनी ही ज़्यादा होती है। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर सीमेंट में देखा जाएगा तो तकरीबन 50% से लेकर 60% तक आपका चूना पत्थर ही होता है और इसी से हमें कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो वही कैल्शियम ऑक्साइड 50 से 60% होता है।
और इसी सीमेंट की अर्थात चूना पत्थर से प्राप्त कैल्शियम ऑक्साइड की सक्रियता की वजह से ही सीमेंट के जमने की दर प्रबल हो जाती है। तो सीमेंट के जमने की दर को घटाने के लिए उसी में 3-4% जिप्सम मिला दिया जाता है। तो जिप्सम क्या करता है कि सीमेंट की जमने की दर को घटा देता है। अब जिप्सम के सूत्र की बात करी जाएगी तो CaSO4 × 2H2 होता है। ठीक, तो अगर हमसे पूछा जाए कि सीमेंट में क्रियाशीलता को कम करने के लिए क्या मिलाया जाता है, तो जिप्सम मिलाया जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ पर ये भी बन जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है, निम्न में से सबसे हल्की एवं सबसे भारी धातु कौन सी है? ऑप्शन ए लिथियम एवं ऑस्मियम, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम एवं ऑस्मियम, ऑप्शन सी लिथियम एवं ऑस्मियम और ऑप्शन डी एल्यूमिनियम एवं पारा। फिलहाल यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का ए और सी दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक है, तो लिथियम का सिंबल होता है Li और ऑस्मियम का सिंबल होता है यानी कि प्रत्येक OS। तो सबसे हल्की धातु Li होती है और सबसे भारी धातु OS होती है। तो Li अर्थात लिथियम, OS अर्थात ऑस्मियम। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आते हैं। स्टेनलेस स्टील बनाने में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी टिन, ऑप्शन सी क्रोमियम और ऑप्शन डी मैग्नीशियम। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन सी क्रोमियम, Cr। ठीक है, तो स्टेनलेस स्टील बनाने में क्रोमियम का इस्तेमाल किया जाता है। और बच्चों आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है कि लोहे में जंग को रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए मैग्नीशियम, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी तांबा और ऑप्शन डी जिंक। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन डी जिंक अर्थात Zn का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर लोहे में जंग लगने की बात की जाएगी तो लोहा अर्थात आयरन सक्रिय धातु है और सक्रिय धातु वायु में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके आयरन का ऑक्साइड बना लेती है यानी कि Fe2O3 × XH2O और Fe2O3 × XH2O को क्या बोला जाता है? जंग कहा जाता है। तो लोहे में जंग ना लगे इसीलिए उस लोहे में जिंक का लेप चढ़ा दिया जाता है और यहाँ पर लेप उसी धातु का चढ़ाया जाएगा जो लोहे से कम सक्रिय धातु होगी, है ना। तो हम यहाँ पर ऐसे बोल सकते हैं कि अधिक सक्रिय धातु पर कम सक्रिय धातु की परत को चढ़ाया जा सकता है, तभी सही से लेपन हो पाएगा। तो बच्चों आज के वीडियो में हम लोगों ने केमिस्ट्री के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात की जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तो बच्चों आज के वीडियो में बस इतना। आज का वीडियो बच्चों कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि ये क्वेश्चंस कैसे रहे, जिससे कि हम मोटिवेट होंगे और आगे ऐसे क्वेश्चन ला सकेंगे। और आज के वीडियो में बस इतना ही। बच्चों पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।